आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस अकेडमी में हम कर रहे हैं यूकेपीसीएस 2026 की तैयारी। और आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए देखते हैं। नैनी झील, नैनीताल में हिमालयन स्नो ट्राउट की पुनर्वापसी। अब यह है कि स्नो ट्राउट क्या है और इस स्नो ट्राउट के नैनी झील में आने से क्या बदलाव हो सकते हैं और ये पुनर्वापसी की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्नो ट्राउट आपकी एक फ़िश है जो नैनी झील में रहती है, ठंडे पानी की इलाके की मछली है। आइए देखते हैं। उत्तराखंड के जलीय संरक्षण के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। अप्रैल 2026 में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के DSV परिसर के प्राणी विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने लगभग 3 दशकों के अंतराल के बाद नैनी झील में हिमालयन स्नो ट्राउट स्थानीय नाम है असेला को सफलतापूर्वक फिर से पेश किया, रीइंट्रोड्यूस किया है। कितने सालों बाद किया है? 3 दशक बाद इंट्रोड्यूस किया। 3 दशक, 3 डिकेड्स, दैट मीन्स 30 ईयर्स। ऐसा क्या हुआ कि ये वहाँ से गायब हो गई? ऐतिहासिक संरक्षण पहल एक बड़ी पारिस्थितिकी सफलता का प्रतीक है। यह इस बात का प्रमाण है कि पिछले 2 दशकों में नैनी झील में किए गए पुनरुद्धार और जल गुणवत्ता सुधार के प्रयास सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। अभी ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो ये फ़िश के बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्राउट के बारे में, वो क्या होती है, वो बहुत सेंसिटिव होती हैं और वो साफ़ पानी में ही रह सकती है। इसका मतलब है कि एक टाइम पे जो नैनी झील रही होगी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई होगी और बहुत ज़्यादा प्रदूषित के कारण ये फ़िश वहाँ से चली गई होंगी, मर गई होंगी। तो अब क्या हुआ, उसकी सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। इसका मतलब है कि लास्ट 2 डिकेड से सफाई का कार्यक्रम अच्छा चला और अपने एक डेस्टिनेशन पे पहुँचा होगा। इसके बाद ही इस फ़िश को इंट्रोड्यूस किया गया। हिमालयन स्नो ट्राउट के बारे में पढ़ लेते हैं, प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। स्थानीय नाम असेला या हिमालय की मछली। भौगोलिक विस्तार बता देते हैं। ये उच्च हिमालयी नदियों और झीलों में पाई जाने वाली प्राचीन ठंडे पानी की मछली की प्रजाति है। ठंडे पानी में रहती है। अब हिमालय, आपको मैं नैनीताल पढ़ा रही, तो नैनीताल मतलब ठंडा इलाका, और नैनीताल बोले थे कि स्पेसिफिक हाइट, तो उच्च हिमालयी नदियों और झीलों में पाई जाने वाली मछली की एक प्रजाति है। इसका मूल क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्व भारत तक फैला हुआ है। इसका विकास हिमालय के निर्माण के साथ ही हुआ है। अब हिमालय के निर्माण के साथ हुआ है। आपने हिमालय का निर्माण की कहानी पढ़ी होगी, टेक्टोनिक थ्योरी। आइए देखते हैं पारिस्थितिकी स्थिति। IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है। वल्नरेबल क्यों है? क्योंकि इसका जो रहने का जगह है वो विखंडन हो गया। क्यों हुआ? बांध निर्माण, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक दोहन, मतलब उसका अत्यधिक निकाल के उसको फ़िश की ओवर ईटिंग हो गई, ओवर ग्रेजिंग हो गई। इस वजह से वो वहाँ से वल्नरेबल हो गई। अब इसे इकोलॉजिकल इंडिकेटर बोलते हैं, कीस्टोन प्रजाति बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेरी वेरी सेंसिटिव, और अगर जैसे भी परिस्थिति में थोड़ा बहुत भी बदलाव आता है तो ये उसको इंडिकेट कर देती है, तो इसलिए इसको इंडिकेटर फ़िश भी बोला गया। अभी क्या करती है? प्रदूषण और घुलित ऑक्सीजन के निम्न स्तरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। दैट मीन्स अगर प्रदूषण है तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपने क्या किया, कूड़ा डाल दिया या इंडस्ट्रीज़ का कूड़ा डाल दिया, तो उससे क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, BOD की डिमांड बढ़ जाती है और पानी में ऑक्सीजन की कमी कम होने लगती है और ये फिशेस मरने लगती हैं। ये प्रजाति नैनी झील से क्यों गायब हो गई? बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक जो है आपका उत्तराखंड स्पेसिफिक तो बन ही गया। अब इसको पर्यावरण की दृष्टि से देखते हैं। 1990 के दशक तक स्नो ट्राउट कुमाऊं की झीलों, नैनीताल, भीमताल, सातताल में पाई जाने वाली प्रमुख देशी प्रजाति थी। हालांकि कई मानव जनित और पर्यावरणीय कारणों से ये नैनी झील से पूरी तरह विलुप्त हो गई। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन क्या है? मैं आपको यूट्रोफिकेशन बताती हूँ। जैसे ये पॉन्ड है आपका, ये तालाब है आपका, यहाँ पर आपने सपोज़ ये आपके इरिगेशन, ये आपके खेत है और यहाँ पे आपने
फर्टिलाइज़र्स डाल रखे हैं, आपने नाइट्रोजन फास्फोरस बहुत ज़्यादा डाल रखा है, पानी में फास्फोरस ऐड हो गया, आपने यहाँ सीवेज का पाइप लगा रखा है और यहाँ से बहुत ज़्यादा जो मल मूत्र होता है आपने इसमें डाला, उसमें अगेन जो पोषक तत्व होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब इससे क्या होगा, पोषक तत्वों के बढ़ने से बहुत सारे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाएंगे और इन सबको डिके करने के लिए, इन सबको रिसाइकिल करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई की आवश्यकता होगी। और वो ऑक्सीजन की सप्लाई इनको ही जो कूड़ा करकट डाला है उनको ही साफ़ करने में लग जाती है। इस वजह से फिशेस के पास बहुत कम ऑक्सीजन की सप्लाई बच पाती है। एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या हो गया कि आपने जब यहाँ पे बहुत सारा ये फास्फेट या पोषक तत्व डालें तो इसकी वजह से शैवालों की उत्पत्ति बढ़ जाती है। शैवाल जो होते हैं, आपको पता होगा जल में लगने वाले पौधे शैवाल होते हैं। तो शैवाल क्या करते हैं, पूरे आपने देखा होगा किसी खेत में हरा पूरा जमा हुआ रहता है ऊपर पत्ते, तो वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे एरिया में जमा होकर नीचे क्या होता है, सन रेज को जाने से ब्लॉक कर देते हैं। इस वजह से नीचे जो फूड फॉर्मेशन होता है वो नहीं हो पाता और मछलियाँ ऑक्सीजन के सप्लाई के अभाव में, भोजन के अभाव में मर जाती हैं। तो इसे ये डेड जोन का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये देखते हैं, सीवेज, शहरी अपवाह और पर्यटन जनित कचरे की भारी आवक से झील में पोषक तत्वों की बहुत मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण शैवाल की घनी परत फैल जाती है। अब घनी परत फैल गई तो ऊपर से जो ऑक्सीजन है, जो ऊपर से सनलाइट है, वो नीचे नहीं जा पाती और फूड नहीं बन पाता। घुलित ऑक्सीजन की कमी, शैवाल के सड़ने के कारण 28 मीटर गहरी झील के मध्य और निचली परतों में ऑक्सीजन का स्तर लगभग शून्य हो जाता है, जिसे डेड जोन बोलते हैं। अब शैवाल मरेंगे, उनको रिसाइकिल करना है, उनको डिकम्पोज करना है, ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी। ऑक्सीजन इनकी ही सप्लाई पे चली जाएगी तो मछलियों के लिए क्या बचेगा, फूड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। थर्ड है आक्रामक प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा। इन्वेजिव स्पीसीज़ आपने पढ़ी होगी, जो उस क्षेत्र विशेष की नहीं होती है, दूसरे क्षेत्र विशेष की होती है और बहुत आसानी से उस क्षेत्र में अपना कब्जा जमा लेती है। इस वजह से जो वहाँ की स्थानीय प्रजाति होती है उनको समस्या झेलनी पड़ती है। विदेशी और आक्रामक मछली प्रजाति से ब्राउन ट्राउट और कॉमन कार्प को भी शामिल करने से उन्हें भोजन और सीमित आवास के लिए संवेदनशील देसी स्नो ट्राउट को पीछे छोड़ दिया। एक टाइम आया होगा कि आपने कुछ आक्रामक प्रजातियां डाली होंगी फ़िश की, तो उन्होंने ही कब्जा कर लिया और जो नेटिव प्रजाति थी फ़िश की, हिमालयन ट्राउट, उसको मार दिया, उसको आउट कर दिया क्षेत्र से। एक प्रश्न यहाँ पर है कि सारी की सारी जो विदेशी प्रजाति होती है वो सारी की सारी क्या आक्रामक होती हैं? नहीं, सारी की सारी जो विदेशी जातियाँ होती हैं, चाहे वो जीवों की हो, चाहे वो फिशेस की हो, चाहे वो पौधों की हो, सारी की सारी आक्रामक नहीं होती। हाँ, लेकिन कुछ आक्रामक होती है। जो आक्रामक होती है वो नेटिव स्पीसीज को पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। वैज्ञानिक सफलता और लैब से झील तक पुनर्वापसी, इसमें यही है कि किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और फिश को लाया गया। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट आया था, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। अब ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है? ये आपका यूपीएससी में भी PYQ यहाँ से बन चुका है और संभावना रहती है कि इस तरह के टॉपिक्स पूछ लिए जाएंगे। आपको पता होगा कि 50 वर्ड्स के भी मुख्य परीक्षा में आंसर लिखने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी काम आ जाती है लिखने के लिए। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी पानी की गुणवत्ता बनाए रखने और कचरे को प्रोटीन युक्त मछली के चारे में बदलने के लिए एक तकनीक है। जैसे सपोज़ ये पॉन्ड है आपका, इसमें आपकी फ़िश है और फ़िश है बहुत सारी, और यहाँ पर ही फ़िश का गंदा पानी है, फ़िश का मलमूत्र यहाँ पर ही है। तो एक ऐसी मतलब इसमें क्या किया आपने, अपने तरफ से सूक्ष्म जीवों को ऐड कर दिया छोटे छोटे से। अभी क्या होगा, सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, जो इसका मलमूत्र है इसको ईट करके खाएंगे और जब वो अपना मलमूत्र निकालेंगे तो वो प्रोटीन, उसमें क्या होगा, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो उस मलमूत्र को प्रोटीन में चेंज कर देते हैं। इस तरह से वो प्रोटीन युक्त मछली के चारे में कन्वर्ट हो जाता है, या वो कीड़ों को खा लेंगी मछलियाँ जो आपने इसमें जाल डाले हैं। तो इससे पानी की सफाई भी हो जाती है और फूड भी मिल जाता है उनको। तो इसे बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी कहते हैं।
आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण विषय है मुख्य परीक्षा के लिए, तो विशेष तौर पे प्रारंभिक परीक्षा में पूछ ली जाएगा कि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी किस चीज़ से संबंधित है, तो आप बता दो कि मछली पालन से संबंधित है। परंतु मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए जब 50 शब्द लिखने के लिए आते तो बहुत थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो इस स्थिति में एक टैंक का निर्माण किस तरह से किया जाता है, किस तरह से प्रोसेस काम कर रही है, तो आपको इसके संबंध में जानकारी होनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया GS अकेडमी। मिलते हैं अगली वीडियो में।